वेलकम दोस्तों, अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वाह, आज तो आप सचमुच बिजली गिरा रही हैं। नई साड़ी है क्या? ऋचा को देखते ही गिरीश मुस्कुराया। न तो यह नई साड़ी है और न ही मेरा किसी पर बिजली गिराने का इरादा है, ऋचा रूखेपन से बोली, जबकि उसने सचमुच नई साड़ी पहनी थी। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर यह रंग आप पर बहुत फबता है। फिर आपकी सादगी में जो आकर्षण है वह सौंदर्य प्रसाधनों से लिपे-पुते चेहरों में कहाँ। मैं तो माँ से हमेशा आपकी प्रशंसा करता रहता हूँ। वो तो मेरी बातें सुनकर ही आपकी इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई हैं कि आपके माता पिता से बातें करने आपके यहाँ आना चाहती थी, पर मैंने ही मना कर दिया। सोचा, जब तक आप राजी न हो जाएं, आपके माता पिता से बात करने का क्या लाभ है। गिरीश ये सब एक ही सांस में बोलता चला गया था और ऋचा समझ न सकी थी कि उसकी बातों का क्या अर्थ ले। अजीब व्यक्ति है ये। कितनी बार मैं इसे जता चुकी हूँ कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सच पूछो तो ऋचा को पुरुषों से घृणा थी। वे जो भी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। पहले तो मीठी मीठी बातें करेंगे, पर बाद में यदि एक भी बात मनोनुकूल न हुई तो खुद ही सारे संबंध तोड़ लेंगे। ऋचा इसी सोच के साथ अतीत की गलियों में खो गई। तब वो केवल 17 वर्ष की किशोरी थी और अनुपम किसी भौरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराया करता था। खुद उसकी सपनीली आंखों ने भी तो तब जीवन की कैसी इंद्रधनुषी छवि बना रखी थी। जागते हुए भी वह स्वप्नलोक में खोई रहती थी। उस दिन अनुपम का जन्मदिन था और उसने बड़े आग्रह से ऋचा को आमंत्रित किया था। पर घर में कुछ मेहमान आने के कारण उसे घर से रवाना होने में ही कुछ देर हो गई थी। वह जल्दी से तैयार हुई थी, फिर उपहार लेकर अनुपम के घर पहुंच गई थी, पर वह दरवाजे पर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई थी। क्या बात है, अब तक तुम्हारी ऋचा नहीं आई? भीतर से अनुपम की दीदी का स्वर उभरा था। मेरी ऋचा, आप भी क्या बात करती हैं दीदी? बड़ी ही मूर्ख लड़की है, बेकार ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। इसमें मेरा क्या दोष? बनो मत, उसके सामने तो उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हो। अब उसकी सहेली का उलाहना भरा स्वर सुनाई दिया। वो तो मैंने विवेक और विशाल से शर्त लगाई थी कि झूठी प्रशंसा से भी लड़कियां कितनी जल्दी झूम उठती हैं। अनुपम ने बात समाप्त करते करते जोर का ठहाका लगाया था। वहां मौजूद लोगों ने हंसी में उसका साथ दिया था, पर ऋचा के कदम वहीं जमकर रह गए थे। आगे बढ़ूं या लौट जाऊं? बस एक दो क्षण की द्विविधा के बाद वह लौट आई थी। वह अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ दिनों के लिए तो उसे सारी दुनिया से ही घृणा हो गई थी। यह मतलबी दुनिया क्या सचमुच रहने योग्य है? ऋचा खुद से ही प्रश्न करती, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को संयत कर लिया था। फिर अनुपम प्रकरण को वह दुस्वप्न समझकर भूल गई थी। उस घटना को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। उसने विरोध किया और कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। 1-2 नहीं, पूरी 4 बहनें हो, फिर तुम ही सबसे बड़ी हो। हम कब तक तुम्हारी पढ़ाई समाप्त करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे? माँ ने परेशान होकर प्रश्न किया था। क्या कह रही हो माँ? अभी तो मैं BA में हूँ। हमें कौन सी तुमसे नौकरी करवानी है? अब जो कुछ पढ़ना है ससुराल जाकर पढ़ना। माँ ने ऐसे कहा मानो 1-2 दिन में ही उसका विवाह हो जाएगा। ऋचा ने अब चुप व तटस्थ रहकर पढ़ाई में मन लगाने का निर्णय किया। पर जब हर तीसरे चौथे दिन वर पक्ष के सम्मुख उसकी नुमाइश होती, ढेरों मिठाई व नमकीन खरीदी जाती, सब कुछ अच्छे से अच्छा दिखाने का प्रयत्न होता, तब भी बात न बनती। इस दौरान ऋचा MA प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी। उसने कई बार मना भी किया कि वरों की उस नीलामी में बोली लगाने की उनकी हैसियत नहीं है, पर हर बार माँ का एक ही उत्तर होता, तुम सब अपनी घर गृहस्थी वाली हो जाओ और हमें क्या चाहिए। पर माँ, अपने घर की दहलीज लांघने का मूल्य चुकाना क्या हमारे बस की बात है? माँ से पूछा था ऋचा ने। अभी बहुत भले लोग हैं इस संसार में बेटी। ऋचा, क्यों अपनी माँ को सताती हो तुम? कोशिश करना हमारा फर्ज है।
फिर कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। पिताजी माँ से उसकी बातचीत सुनकर नाराज हो उठे तो वह चुप रह गई थी। पर एक दिन चमत्कार ही तो हो गया था। पिताजी समाचार लाए थे कि जो लोग ऋचा को आखिरी बार देखने आए थे, उन्होंने ऋचा को पसंद कर लिया था। एक क्षण को तो ऋचा भी खुशी के मारे जड़ रह गई, पर वह प्रसन्नता उस वक्त गायब हो गई जब पिताजी ने दहेज टीका की रकम व सामान की सूची दिखाई। ऋचा निराश होकर शून्य में ताकती बैठी रह गई थी। 25,000 रुपये नकद और उतनी ही रकम का सामान। कैसे होगा ये सब? 3 और छोटी बहनें भी तो हैं, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया था। जब उनका समय आएगा, देखा जाएगा। माँ उसका विवाह संबंध पक्का हो जाने से इतनी प्रसन्न थी कि उसके आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जब माँ ने अजित को देखा तो वह निहाल ही हो गई। कैसा सुंदर चिला दूल्हा मिला है तुझे, वह ऋचा से बोली। पर वर पक्ष की भारी मांग को देखते हुए ऋचा चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे अजित घर के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। लगभग तीसरे चौथे दिन बैंक से लौटते समय वह आ जाता। तब अति विशिष्ट व्यक्ति की भांति उसका स्वागत होता या फिर कभी कभी वे दोनों कहीं घूमने के लिए निकल जाते। मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है, उस दिन रेस्तरां में बैठते ही अजित ऋचा से बोला। रहने दीजिए, क्यों मुझे बना रहे हैं? ऋचा मुस्कराए। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या? ऐसी रूपवती और गुणवती पत्नी बिरलों को ही मिलती है। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, अजित अपनी ही रौ में बोलता गया। ऋचा बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। जब अजित ने पहली ही नज़र में समझ लिया था कि वह उसके लिए ही बनी है तो फिर वह मोलभाव किस लिए? कैसे दहेज की एक एक वस्तु की सूची बनाई गई थी। घर के छोटे से छोटे सदस्य के लिए कपड़ों की मांग की गई थी। ऋचा के मस्तिष्क में विचारों का तूफान सा उठ रहा था, पर वह इधर उधर देखे बिना यंत्रवत काफी पिए जा रही थी। तभी 2 लड़कियों ने रेस्तरां में प्रवेश किया। अजित को देखते ही दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गईं। ये ऋचा है, मेरी मंगेतर। और ऋचा, ये है उमा और यह राधिका। हमारी कॉलोनी में रहती हैं। अजित ने ऋचा से उनका परिचय कराया। चलो, तुमने तो मिलाया नहीं, आज हमने खुद ही देख लिया अपनी होने वाली भाभी को, उमा बोली। बैठो न, तुम दोनों खड़ी क्यों हो? अजित ने औपचारिकतावश आग्रह किया। नहीं, हम तो उधर बैठेंगे दूसरी मेज पर। हम भला कबाब में हड्डी क्यों बने? राधिका हंसी। फिर वे दोनों दूसरी मेज की ओर बढ़ गईं। राधिका की माँ मेरी माँ की बड़ी अच्छी सहेली हैं। वह उसका विवाह मुझसे करना चाहती थीं। यूं उसमें कोई बुराई नहीं है। स्वस्थ, सुंदर और पढ़ी लिखी है। अब तो किसी बैंक में काम भी करती है। पर मैंने तो साफ कह दिया था कि मुझे चश्मे वाली पत्नी नहीं चाहिए, अजित बोला। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदि आपको चश्मा पसंद नहीं था तो वह कॉन्टैक्ट लेंस लगवा सकती थी, ऋचा हैरान स्वर में बोली। बात तो एक ही है। चेहरे की तमाम खूबसूरती आंखों पर ही तो निर्भर करती है, पर तुम क्यों भावुक होती हो? मुझे तो तुम मिलनी थी, फिर किसी और से मेरा विवाह कैसे होता? अजित ने ऋचा को आश्वस्त करना चाहा। कुछ देर तो ऋचा स्तब्ध बैठी रही। फिर वह ऐसे बोली मानो कोई निर्णय ले लिया हो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो, तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। पर तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। मैं ही बोलता रहता हूँ। पता नहीं माम पिताजी ने आपको बताया है या नहीं, पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ, ऋचा बोली। किया, पर तभी बैराई बिल ले आया। अजित ने बिल चुकाया और दोनों रेस्तरां से बाहर निकल आए। कुछ देर दोनों इस तरह चुपचाप साथ साथ चलते रहे, मानो कहने को उनके पास कुछ बचा ही न हो। मैं अब चलूंगी, घर से निकले बहुत देर हो चुकी है। माँ इंतजार करती होंगी। वह घर की ओर रवाना हो गई। कुछ दिन बाद, क्या बात है ऋचा? अजित कहीं बाहर गया है क्या? 3-4 दिन से आया ही नहीं, माँ ने पूछा। पता नहीं माँ, मुझसे तो कुछ कह नहीं रहे थे, ऋचा ने जवाब दिया। बात क्या है ऋचा?
परसों तेरे पिताजी विवाह की तिथि पक्की करने गए थे तो वे लोग कहने लगे कि ऐसी जल्दी क्या है, आज फिर गए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ, वो लड़के वाले हैं, आप लोग उनके नखरे उठाते हैं तो वे और भी ज्यादा नखरे दिखाएंगे ही, ऋचा बोली। क्या हम नखरे उठाते हैं लड़के वालों के? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए? कौन सा विवाह योग्य घरवर होगा जहाँ हमने बात न चलाई हो, तब कहीं जाकर यहाँ बात बनी है। तुम चलो तो छोटी बहनों का नंबर आए। माँ की वर्षों से संचित कड़वाहट बहाना पाते ही बह निकली। ऋचा स्तब्ध बैठी रह गई। अपने ही घर में क्या स्थिति थी उसकी? माँ के लिए वह एक ऐसा बोझ थी जिसे वह टालना चाहती थी। अपना घर सोचते हुए उसके होठों पर कड़वाहट रेंग आई। अपना घर तो विवाह के बाद बनेगा, जिसकी दहलीज पार करने का मूल्य ही 1-1.5 लाख रुपए है। कैसी विडंबना है, जहाँ जन्म लिया पली भी न तो ये घर अपना है, नहीं जहाँ गृहस्थी बसेगी वह घर अपना है। जाने और कितनी देर ऋचा अपने ही ख्यालों में उलझी रहती यदि पिताजी का करुण चेहरा और उससे भी अधिक करुण स्वर उसे चौंका न देता। क्या बात है ऋचा, हम तुम्हारी भलाई के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, पर पता नहीं क्यों तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली रहती हो। क्या हुआ पिताजी? ऋचा हैरान स्वर में पूछने लगी। तुम्हें अजित से यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हो? मैंने जानबूझकर नहीं कहा था पिताजी, ऐसे ही बात से बात निकल आई थी। फिर मैंने छिपाना ठीक नहीं समझा। तुम नहीं जानती तुमने क्या कह दिया। अब वे लोग कह रहे हैं कि हमने यह बात छिपाकर उन्हें अंधेरे में रखा, पिताजी दुखी स्वर में बोले। पर विवाह तो निश्चित हो चुका है, सगाई हो चुकी है। अब उनका इरादा क्या है? माँ ने परेशान होकर पूछा था, जो जाने कब वहां आकर खड़ी हो गई थीं। कहते हैं कि वे हमारी छोटी बेटी पूर्णिमा को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। पर मैंने कहा कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह हो, ऐसी हमारे घर की रीति नहीं है। फिर भी घर में सलाह करके बताऊंगा। लेकिन बताना क्या है, हमारी बेटियों को क्या उन्होंने पैर की जूतियां समझ रखा है कि अगर बड़ी ठीक न आई तो छोटी पहन ली, वो क्रोधित स्वर में बोले। इसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है पिताजी, यदि उन्हें पूर्णिमा पसंद है तो आप उसका विवाह कर दीजिए। मैं तो वैसे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ऋचा ने क्षणांश में ही मानो निर्णय ले लिया। कुछ देर सब चुप खड़े रहे, मानो कहने को कुछ बचा ही न हो। ऋचा ठीक कहती है, अधिक भावुक होने में कुछ नहीं रखा है। इतनी ऊंची नाक रखोगे तो ये सब यहीं बैठी रह जाएंगी। माँ ने अपना निर्णय सुनाया। फिर तो एक एक करके 8 वर्ष बीत गए थे। उससे छोटी तीनों बहनों के विवाह हो गए थे। ऋचा भी पढ़ाई समाप्त करके कॉलेज में व्याख्याता हो गई थी। पिताजी भी अवकाश ग्रहण कर चुके थे। अब तो वह विवाह के संबंध में सोचती तक नहीं थी। पर गिरीश ने अपने व्यवहार से मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। अब अतीत को याद करके वो बहुत अशांत हो उठी थी। अरे दीदी, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बत्ती भी नहीं जलाए, नीचे माँ तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हारे कॉलेज के कोई गिरीश बाबू अपनी माँ के साथ आए हैं। अरे तुम तो रो रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऋचा की छोटी बहन सुरभि ने आकर कहा। नहीं, रो नहीं रही हूँ, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तू चल, मैं आ रही हूँ, ऋचा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ड्राइंग रूम में पहुंची तो एकाएक सबकी निगाहें उसकी ओर ही उठ गईं। आपकी बेटी ही पहली लड़की है जिसे देखकर गिरीश ने विवाह के लिए हाँ की है। नहीं तो ये तो विवाह के लिए हाँ ही नहीं करता था। ऋचा को देखते ही गिरीश की माँ बोली। आपने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया बहन जी। इससे छोटी तीनों बहनों का विवाह हो चुका है। मुझे तो दिन रात इसी की चिंता लगी रहती है। ऋचा के माँ और पिताजी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो मुझसे पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, ऋचा ने बैठते हुए सोचा। वो कुछ कहती उससे पहले ही गिरीश की माँ और उसके माता पिता उठकर बाहर जा चुके थे। बस वह और गिरीश ड्राइंग रूम में रह गए थे। एक बात पूछूं, आप कभी हंसती मुस्कुराती भी हैं या यूं ही मुंह फुलाए रहती हैं? गिरीश ने नाटकीय अंदाज में पूछा। मैं भी आपसे एक बात पूछूं? ऋचा ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया।
आप कभी गंभीर भी रहते हैं या यूं ही बोलते रहते हैं? चलिए, आज पता चल गया कि आप बोलती भी हैं। मैं तो समझा था कि आप गूंगी हैं। पता नहीं कैसे पढ़ाती होंगी। मैं सचमुच बहुत बोलता हूँ। अब क्या करूँ, बोलने का ही तो खाता हूँ। पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। गिरीश अचानक गंभीर हो गया। देखिए, आप अच्छे हों या बुरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषों में तो मुझे विशेष रूप से कोई रुचि नहीं है। आपके अनुभव निश्चय ही कटु रहे होंगे, पर जीवन में किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। गिरीश मुस्कुराया। ठीक है, पर मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। दहेज में देने के लिए मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है, ऋचा कटु स्वर में बोली। हम एक दूसरे को समस्त गुणों व अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे, ऋचा। फिर इन बातों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तुम्हें 3 वर्षों से देख परख रहा हूँ। मैंने ये निर्णय एक दिन में नहीं लिया है। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। गिरीश की बातों को समझकर ऋचा खामोश रह गई। इतनी समझदारी की बातें तो आज तक उससे किसी ने नहीं कही थीं। फिर उसके नेत्र भर आए। क्या हुआ? गिरीश ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। ऋचा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा कि आंसुओं के बीच से ही दूर क्षितिज पर इंद्रधनुष उगाया है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।